block of mass m lying on a smooth horizontal surface is attached to a spring of negligible mass of a spring constant k. तो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है. द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड. स्प्रिंग का दूसरा एंड फिक्स है एज शोन इन द फिगर. द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट इन अ इक्विलिब्रियम पोजीशन. ठीक है, अब इनिशियली एट रेस्ट इन अ इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो आपको पता है कि ब्लॉक ऐसा होगा, ये अनस्ट्रेस्ड होगा, है ना, रिलैक्स्ड होगा. ठीक है, ये भी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, रिलैक्स्ड है, ये स्प्रिंग रिलैक्स्ड है और इक्विलिब्रियम पोजीशन है. ठीक है, ठीक है. तो यहां से आप अगर F लगाने स्टार्ट करोगे तो इफ द नाउ ब्लॉक इज पुल्ड विद कांस्टेंट फोर्स F, इस पोजीशन से आप F फोर्स लगा रहे हो टुवर्ड्स राइट, तो ऑफकोर्स आगे बढ़ने स्टार्ट करेगा. तो द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज, ठीक है. अब मैक्सिमम स्पीड मतलब V का मैक्सिमम वैल्यू, V का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है आपसे, और V रेट ऑफ चेंज ऑफ V A के बराबर होता है. हमें पता है कि V का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब d/dt 0 हो, यानी जब एक्सेलरेशन 0. ठीक है ना, तो V मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सेलरेशन 0. ठीक है ना, तो V का मैक्सिमम वैल्यू तब आने वाला है जब एक्सेलरेशन 0. एक्सेलरेशन 0 मतलब फोर्स 0. तो V का मैक्सिमम वैल्यू किस मोमेंट में होगा, जिस मोमेंट में फोर्स 0. अब सुनने में अजीब लगेगा कि फोर्स 0 है तो वेलोसिटी कैसे मैक्सिमम है. ठीक है, लेकिन अजीब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी जो है आप अक्यूमुलेशन हो रहा है वर्क का, उसके कारण वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है. ठीक है ना, जिस मोमेंट में फोर्स 0 है सिर्फ उस मोमेंट में एक्सेलरेशन 0. उससे पहले तो एक्सेलरेशन था ना. ठीक है, और उससे पहले जो एक्सेलरेशन था स्पीड को बढ़ा रहा था. ठीक है, इस मोमेंट जिस मोमेंट में फोर्स 0 है उस मोमेंट में एक्सेलरेशन 0 है, और इस मोमेंट के बाद से मतलब इस जिस टाइम पे F 0 होगा उस टाइम के बाद से आप देखोगे तो F नेगेटिव हो जाएगा उस सेंस में, मतलब आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, मतलब स्पीड घटने लगेगा. ठीक है, जो भी खाली मैं समझा रहा था कि फोर्स 0 होते हुए V मैक्सिमम हो सकता है. फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 डज नॉट इंप्लाई वेलोसिटी 0. ठीक है ना, एक्सेलरेशन 0 इंप्लाइज वेलोसिटी मैक्सिमम. तो वो दूसरा केस यहाँ पे मान लो ये आपका एक्सेलरेशन 0 वाला केस है. ठीक है, एक्सेलरेशन 0 यहाँ में तो F लग रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है ना. एक्सेलरेशन 0 इसका मतलब क्या है, आप तो F लगा रहे हो, स्प्रिंग फोर्स भी F के बराबर, तभी तो एक्सेलरेशन 0 होगा. ठीक है, अगर स्प्रिंग फोर्स F के बराबर है, स्प्रिंग फोर्स होता है kx, F के बराबर है, तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन क्या होगा उस मोमेंट में, F/k. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कन्फिग्रेशन से इस कन्फिग्रेशन के बीच में ब्लॉक पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे. ठीक है ना, तो टोटल वर्क डन ऑन ब्लॉक इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक. ठीक है, वर्क डन ऑन ब्लॉक पे वर्क डन में फोर्स भी आएगा, तो ये फोर्स तो कांस्टेंट है, हमेशा F लग रहा है. ठीक है, तो F का वर्क डन कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसका, x0 है ना, कितना आगे गया ये x0. तो वर्क डन बाय ये F हो जाएगा Fx0 प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग. वर्क डन बाय स्प्रिंग आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है मोशन के, और वर्क डन बाय स्प्रिंग आपका होता है इतना. ठीक है, या डायरेक्टली आपको स्प्रिंग का वर्क डन निकालना है तो हाफ के इनिशियल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर माइनस फाइनल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर. तो वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ के इनिशियल डिफॉर्मेशन यानी इस मोमेंट का डिफॉर्मेशन 0, और फाइनल डिफॉर्मेशन इस मोमेंट का डिफॉर्मेशन कितना x0. ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग हो गया इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मान लो स्पीड है v, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे स्पीड क्या है 0. ठीक है, यहाँ पे रेस्ट पे है और यहाँ पे स्पीड है इसका v. ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m 0 स्क्वायर. ठीक है, यानी इतना है ना. तो F x0 का वैल्यू कितना है, F/k माइनस हाफ के x0 का वैल्यू क्या है, F/k इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर. ठीक है, तो F स्क्वायर बाय k और यहाँ F स्क्वायर बाय 2k मतलब F स्क्वायर बाय 2k. ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, तो v का वैल्यू मुझे दिख रहा है F स्क्वायर बाय m k का स्क्वायर रूट, यानी F बाय रूट m k. ठीक, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, अगर कैलकुलेशन में सही किया हो तो ऑप्शन डी आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो जेईई में 2019 से रिलेटेड है और वर्क एनर्जी पावर का है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए. A force acts on a 2 kg object so that its position is given as a function of time as x equal to 3t square plus 5. तो what is the work done by this force in 5 seconds. ठीक है, अब वर्क डन निकालने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो वैसा आप कर सकते हो, या दूसरा तरीका होता है वर्क निकालने के लिए आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो. तो यहाँ पे हमें x दिया हुआ है, पोजीशन दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा. ठीक है, वेलोसिटी के लिए हम लोग x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका हो जाएगा 60 और 5 का डिफरेंशिएट 0. तो वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया.
अगर आपको वर्क डन निकालना इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स तो आप वर्क डन इन 5 सेकेंड्स निकालने के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन 5 सेकेंड्स निकालोगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एट 5 सेकेंड्स माइनस काइनेटिक एनर्जी एट 0 सेकेंड्स, यही तो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स, ठीक है। आपको काइनेटिक एनर्जी 5 सेकेंड निकालने के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, मान लो वी है स्पीड एट 5 सेकेंड, और काइनेटिक एनर्जी एट टी इक्वल टू 0 हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें खाली वैल्यूज पुट करना है। हाफ एम का वैल्यू 2 है तो ये सिंपली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। वी क्या है, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 5, तो टी इक्वल टू 5 पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में 30 आएगा। और यू क्या है, वेलोसिटी एट 0, टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वी का वैल्यू 0 आएगा। तो वेलोसिटी एट 0 सेकंड 0 है, वेलोसिटी एट 5 सेकंड 30 है, तो हो जाएगा 900। तो वर्क डन इन फर्स्ट 5 सेकंड्स कितना आ गया, 900, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन जो जेईई में 2019 में आया, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। A block of mass m is kept on a platform which starts from rest and moves with constant acceleration g/2 upward as shown in the figure. Work done by normal force. तो सबसे पहले इस पे नॉर्मल फोर्स निकाल लेते हैं। तो इसके ऊपर फोर्सेस देखेंगे तो दो लग रहा है, एक नॉर्मल अपवर्ड और एक mg डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन है a अपवर्ड या g/2 अपवर्ड, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लगाएंगे तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है g/2, तो नॉर्मल का वैल्यू 3mg/2। आपसे पूछा गया है टाइम टी पे वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल ऊपर लग रहा है और जा भी ऊपर रहा है ये, तो वर्क डन सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, एन के बराबर, वही नॉर्मल का वर्क डन निकालना है तो फोर्स कर दी, नॉर्मल पुट करेंगे इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो वर्क डन इन टी सेकेंड्स पूछा था, तो नॉर्मल का वैल्यू एट टाइम टी, नॉर्मल तो कांस्टेंट फोर्स है तो किसी भी टाइम पे उसका वैल्यू इतना ही रहेगा। अब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू एट टी सेकेंड्स लिखना होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इनिशियली वो रेस्ट पे है ना, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। इनिशियली रेस्ट पे तो यू भी 0 है, तो हो जाएगा 3mg/2 इंटू हाफ ए, एक्सेलरेशन कितना है g/2 टी स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 3mg² टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, 3mg² टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट जेईई में 2019 का क्वेश्चन जो वर्क एनर्जी पावर का है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। A particle which is experiencing a force which is given by 3i cap minus 12j cap undergoes a displacement which is 4i cap. If the particle had a kinetic energy इतना at the beginning of displacement, तो what is the kinetic energy at the end of displacement, ठीक है। तो beginning of displacement और end of displacement का kinetic energy का फर्क को हम लोग डेल्टा के बोलते हैं, और वर्क एनर्जी थ्योरम से डेल्टा के इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, ठीक है। वर्क डन निकालने के लिए अब क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो एफ डॉट एस यूज करेंगे, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें नहीं पता, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है 3, ठीक है। एफ डॉट एस करेंगे तो दिस डॉट दिस करेंगे तो 3i.4i होके 12 हो जाएगा। जे वाला पार्ट तो कोई है नहीं इसमें, तो जे वाला पार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है। तो आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी 15 जूल। नेक्स्ट जेईई में 2019 क्वेश्चन जो वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। A particle moves in one dimension from rest under the influence of a force which varies with distance traveled by the particle as shown in the figure। तो फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ दिया हुआ है। इनिशियली याद रखना पार्टिकल रेस्ट पे है, तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर इट ट्रैवल 3 मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन ये वाला डॉट डेट लाइन होना चाहिए था, है ना। अब देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, डिस्टेंस चलेगा तभी जब फोर्स लग रहा होगा, तो ये वाला पार्ट तो पक्का ग्राफ का है, ठीक है, क्योंकि फोर्स जब तक लगना स्टार्ट होगा चलना स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट भी ग्राफ का है, सॉलिड वाला पार्ट सब ग्राफ का होता है, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे, या ये वाला पार्ट को भी लेना है तो ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया तो 0 ही आएगा, ठीक है, लेकिन कोई मतलब नहीं रहेगा उसका, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है, जो मैं कलर्ड किया हूँ ना, ये वाला पार्ट ही ग्राफ है। एक्चुअल एग्जाम में ठीक रहेगा प्रिंटिंग, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है। तो फर्स्ट 3 मीटर में कितना काइनेटिक एनर्जी हो, तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर ट्रैवल 3 मीटर, यानी यहाँ पे कितना काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फाइनल वैल्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू टोटल वर्क डन होता है। वर्क डन होता है एरिया अंडर द ग्राफ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। और आपको 3 मीटर तक में चाहिए, शुरू से लेकर 3 मीटर तक, तो शुरू वाला पॉइंट ये है, 3 मीटर वाला पॉइंट ये है, तो ये वाला एरिया निकालना होगा,
ठीक है, ये वाला एरिया निकालना होगा। तो ये वाला रेक्टेंगल का एरिया निकाले तो 2 × 2 4, तो इसका एरिया 4 है। और ये ट्रिपीजियम का एरिया निकाले तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 + 3 5 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, इन दोनों साइड्स के बीच डिस्टेंस कितना है 1, तो 2.5 इधर से और ये 4 इधर से, तो 6.5। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट JEE 2019 क्वेश्चन जो वर्क रीच पावर से रिलेटेड है उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। A bullet of mass 20 gram has an initial speed 1 meter per second just before it starts penetrating a mud wall of thickness 20 meter। तो एक मड का वॉल है जिसका थिकनेस है 20 सेंटीमीटर और एक बुलेट उसको पेनिट्रेट करना स्टार्ट किया है जस्ट बिफोर इट स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग। इसका स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड और जब बाहर निकला है तो इसका स्पीड कितना है ये पूछा गया आपसे। ठीक है, समझ में आया? जस्ट घुसने से पहले इतना है, जस्ट निकलने के बाद कितना होगा। बुलेट ये जो मड वॉल है उसका थिकनेस दे दिया और मड वॉल रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है। रेजिस्टिव फोर्स मतलब अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो रेजिस्टिव फोर्स जो लगा रहा है यानी फोर्स ऐसा लगा रहा होगा और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है वहाँ बाहर निकलने का इसका स्पीड कितना होगा। तो वर्क यही थ्योरम लगाते हैं, यहाँ से जब बुलेट इसके थ्रू गुजर रहा होगा तब तो खाली यही फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन में वर्क डन बाय वॉल आएगा, है ना, वर्क डन बाय वॉल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। ठीक है, वर्क डन बाय वॉल, वॉल फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट लेकिन बुलेट डिस्प्लेस हो रहा है टुवर्ड्स राइट, डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ है। ठीक है, तो आपका वर्क डन हो जाएगा F इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है 20 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्यों दिया? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका इतना है जो भी हाफ एम वी स्क्वायर से माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये F का वैल्यू है इतना 2.5 इंटू 10⁻⁻² और ये आपका डिस्प्लेसमेंट। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम 1 स्क्वायर क्योंकि इनिशियल स्पीड 1 है। ठीक है, तो चलो इसको अगर कैलकुलेट करें हाफ एम कितना है 20 ग्राम। ठीक है, यहाँ 1 माइनस वी स्क्वायर कर देते, उल्टा कर देते माइनस साइन को हटाने के लिए और यहाँ पे हो जाएगा 2.5 इंटू 0.2। ठीक है, यानी 0.5 यानी हाफ, है ना। 2.5 इंटू 0.2 मतलब 1/5, 50 या 25 दूनी 50, हाफ, सेम बात है। ठीक है, और ये हाफ से हाफ कट गया 50, तो 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 1/0.5, तो वी स्क्वायर आपका 0.5 आया विच इज अप्रॉक्सीमेटली 0.49, तो आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर 0.7। वी स्क्वायर 0.49 मतलब वी स्क्वायर वी का वैल्यू 0.7। ठीक है, तो वही स्पीड घटना चाहिए, स्पीड घटा है। ठीक है ना, और वर्क एनर्जी थ्योरम से निकल जाएगा कितना हो गया है। नेक्स्ट JEE 2019 क्वेश्चन जो वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड है उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। A uniform cable of mass M and length L is placed on a horizontal surface such that its 1/nth part is hanging below the edge of the table। ठीक है, तो एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल थोड़ा खराब बन गया, तो ये आपका टेबल है ना, टेबल को दिखाने के लिए शेड कर दे थोड़ा। ठीक है, ये आपका टेबल है, इसके ऊपर एक रोप है जिसका 1/nth पार्ट बिलो है ना। तो रोप के लिए सपोज हम लोग वाइट यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये रोप है आपका, है ना, वाइट पार्ट जो है क्या है, रोप है। ठीक है, रोप याद रखना यूनिफॉर्म रोप है। तो रोप का अगर 1/nth पार्ट बिलो द टेबल है, ये टेबल सरफेस के बिलो है, तो मतलब उसका कितना मास बिलो द टेबल है, m/n। जितना लेंथ का फ्रैक्शन बिलो होगा उतना ही मास वाला फ्रैक्शन, जैसे आधा लेंथ अगर नीचे होता तो आधा मास भी नीचे होता। ठीक है, तो m/nth मास जो है ये वाला पार्ट का मास है। ठीक है, और अगर ये लेंथ देखेंगे तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये पार्ट का लेंथ हो जाएगा L/n, है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा वैसे लिखते हैं, ये है L/n। ठीक है, लेंथ है L/n। ठीक है, इस पार्ट का अगर कोई मास बोलेगा तो अभी के लिए मान लो कि इस पार्ट का मास स्मॉल m है। ठीक है, चलो ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म डेंसिटी का पूरा रोप है, तो रोप का कोई सेक्शन भी यूनिफॉर्म डेंसिटी का होगा। तो ये जो इस
हंग वाला पार्ट है, इसका यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे होगा। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है ना। आपसे बोला गया है टू लिफ्ट द हैंगिंग पार्ट अप टू द सरफेस। अब इसको सरफेस तक लाना है, तो सरफेस फर्स्ट लाओगे तो ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, उसी पार्ट को देख रहे हैं हम लोग अभी तक, जो हंग पार्ट था। तो अब अल्टीमेटली जो सेंटर ऑफ मास था वो यहां से उठ के यहां आ गया है। तो अगर आप सेंटर ऑफ मास को देखोगे, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कितना हाइट ऊपर गया होगा, जितना भी लेंथ ऑफ द हैंगिंग पार्ट था उसका हाफ। तो यही सेंटर ऑफ मास का हाइट रीजन है। ठीक है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वर्क डन इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। ठीक है, मास ऑफ द रेस्ट पार्ट कितना है, मास ऑफ द रेस्ट पार्ट हो जाएगा टोटल मास का 1/n, क्योंकि लेंथ ऑफ द हैंगिंग पार्ट l/n था, तो मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट m/n, g इंटू हाइट रीजन बाय सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, हाइट रीजन बाय सेंटर ऑफ मास वो कितना है l/2n। तो ये mg/L/2n², ये आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी है ना। जिसको ये सेंटर ऑफ मास से नहीं समझ में आ रहा है उसको हम लोग दूसरे मेथड से दिखाते हैं, इंटीग्रेशन वाले मेथड से। या सेंटर ऑफ मास अभी तक पढ़े नहीं है तो आप इंटीग्रेशन वाले मेथड से देख लो। तो यहाँ पे फिर से मैं हंग पार्ट को दिखाता हूँ बस। ठीक है, ये आपका हंग पार्ट है ना। एक काम करते हैं, यहाँ से x लेंथ नीचे एक dx पार्ट का लेंथ में जो मास है सिर्फ उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, या देखना ये मास भी टेबल के टॉप पे पहुंच जाएगा, जब हम लोग पूरा रोप को उठा देंगे तो ये मास भी टेबल के टॉप पे पहुंच जाएगा। तो इस पार्ट पे वर्क डन निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये जो स्मॉल शेडेड पार्ट है इस पे वर्क डन कितना करना पड़ेगा, इस पे वर्क करना पड़ेगा इसका मास इंटू जी इंटू हाइट रीजन बाय इट। इसको कितना हाइट ऊपर उठाना पड़ेगा टेबल पे डालने के लिए, x हाइट। ठीक है ना, तो स्मॉल पार्ट में इतना वर्क करना पड़ा है, तो टोटल रोप को उठाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ये रोप को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में तोड़ दो और हर पार्ट का वर्क डन को ऐड कर दो। ठीक है, ये सम s है ना। अब dm का वैल्यू कैसे निकालेंगे, dm हो जाएगा टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू स्मॉल पार्ट का लेंथ। ठीक है, gx, इसको इंटीग्रेट करना है ना। 0 टू ये लेंथ है ना। अब ये टोटल लेंथ कितना है, ये टोटल लेंथ है इसका l/n, यही ना लेंथ है l/n ना। ठीक है ना, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो mg/l कांस्टेंट x dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l/n। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका mg/l x²/2, 2 यहाँ लिख दो, x² मतलब l² n², तो एक l कट गया तो mg/L/2n²। ठीक है, इससे भी वही आंसर आएगा है ना। नेक्स्ट जेईई मेन 2019 क्वेश्चन जो वर्किंग पावर से रिलेटेड है उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए।